हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्योर टू जेड। ये वीडियो हमारे वर्ब की पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियो पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है। और पार्ट 1 में हमने सारे वर्ब्स के टाइप्स देखे हैं और बेसिक के बारे में जाना है वर्ब के। और पार्ट 2 में हमने मॉडल्स के यूज़ देखे हैं और कुछ वर्ब के यूज़ देखे हैं। और थर्ड वीडियो में हम देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज़। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जितने हैं उनके यूजेस देखेंगे और उनके टाइप्स देखेंगे। बेसिक से एडवांस तक देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए अच्छे से। साथ ही साथ हम 1 वर्ड की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम 600+ 1 वर्ड देखने वाले हैं अच्छे से। और ऑलरेडी उसमें 5-6 वीडियो पढ़ चुके हैं, आप ज़रूर देखें। और हर एक वीडियो हम 10 1 वर्ड देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे ट्रिक की मदद से। तो आप ज़रूर जाके देखें, प्लेलिस्ट में वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो 3 फॉर्म में होती है, बी फॉर्म में, हैव की फॉर्म में और डू की फॉर्म में। तो बी की जितनी फॉर्म है उसको हम देखेंगे और उसके यूजेस देखेंगे, और हैव की जितनी फॉर्म है उसको देखेंगे और उसके यूजेस देखेंगे। और डू की फॉर्म जैसे डज हो गया, डिड हो गया, डन, ये सारे वी की फॉर्म्स हैं, डू की फॉर्म से, और उसके बारे में हम देखेंगे और इसके यूजेस देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। बारी बारी से हम पढ़ेंगे, एक एक करके हम सबको देखेंगे और इनके यूज़ देखेंगे। पहले हम बी की फॉर्म्स की बात करेंगे। जितने बी की फॉर्म्स कौन से आइए देखते हैं। इज़, एम, आर, बी, ये बी की फर्स्ट फॉर्म है। वॉज, वर, ये सेकेंड फॉर्म है। अब बीन, ये थर्ड फॉर्म है। इनके यूज़ देखेंगे। इज़, एम, आर, बी और वॉज, वर और बीन, इनके यूज़ देखेंगे और कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये देखेंगे। इनका यूज़ हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब दोनों रूप में होता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में होता है। वो कैसे होता है वो चीज़ें हम एग्जांपल से देखेंगे। और उसको बताने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दें। इसमें इज़, एम, आर 21 टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये। तो वही जगह पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो इसके साथ क्या आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। और वॉज वर्ब की बात करें तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है वॉज वर्ब, और इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। आइए देखते हैं एग्जांपल की मदद से कहाँ हेल्पिंग वर्ब और कहाँ मेन वर्ब के रूप में ये यूज होते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल से समझेंगे कैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं, कैसे मेन वर्ब के रूप में यूज। 2 बातों का बस ध्यान रखना आपको, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में आपको समझ में आ जाए कैसे यूज होते हैं ये सारे वर्ब। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। यहाँ आपको आप फोकस करना एम, यहाँ पे बी की फॉर्म है। एम क्या है? बी की फॉर्म है। इसके बाद क्या आया? आर्टिकल आया, देन नाउन आया। अगर बी की फॉर्म के बाद आर्टिकल या कोई आर्टिकल के बाद जस्ट कोई नाउन आ जाए, क्या आ जाए? नाउन। बी की फॉर्म के बाद आर्टिकल देन नाउन आ जाएगा तो ये क्या होगा? मेन वर्ब के रूप में होगा। अगर बी की फॉर्म के बाद क्या होगा? आर्टिकल देन नाउन, तब ये क्या होगा? मेन वर्ब की रूप में यूज होगा। ये मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे है एम। इसके बाद क्योंकि आर्टिकल और नाउन, मैं एक डॉक्टर हूँ। जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा एम या इज, आर कुछ भी, तो इसके जस्ट बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। क्या होगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी इसके जस्ट बाद। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा क्या होगा? इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। अगर मेन वर्ब के रूप में आया तो मेन वर्ब के रूप में आएगा तो क्या होगा इसके जस्ट बाद? अगर मेन वर्ब के रूप में होगा तो एम क्या, बी की कोई भी फॉर्म, वॉज, वर, इज, एम, आर कुछ भी यहाँ पे आए, उसके जस्ट बाद अगर आर्टिकल ए एन में से कुछ भी आ जाए, आर्टिकल देन नाउन, तब ये क्या होगा? मेन वर्ब के रूप में होगा। तब ये वी की जो फॉर्म होगी मेन वर्ब के रूप में होगा। कब? जब आर्टिकल और नाउन होगा इसके जस्ट बाद। अगर इसके बाद जस्ट बाद वर्ब की एनजी फॉर्म है तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। और दूसरा नंबर, ही वॉज वर्किंग हार्ड। यहाँ देखो वॉज बी की फॉर्म है, वॉज, हाँ ठीक है, बी की फॉर्म है वॉज। देन उसके बाद आपको ध्यान देना ये क्या आया है? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई कि नहीं? मेन वर्ब कौन सी आईएनजी फॉर्म आई है? तो आईएनजी फॉर्म आई तो किसके रूप में ये वॉज हुआ? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जब आईएनजी फॉर्म आएगी जस्ट बाद तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। थर्ड नंबर, ही वॉज अ टीचर। ही वॉज अ क्या है? टीचर, वह एक टीचर है। तो वॉज यहाँ पे किस रूप में है आपको कैसे पता चलेगा?
इसके जस्ट बाद क्या आर्टिकल है, ए आर्टिकल आया, देन क्या है नाउन, टीचर एक कॉमन नाउन है। तो वॉज के बाद आर्टिकल नाउन आया तो ये मेन वर्ब के रूप में है। यहाँ भी देखिए इसके जस्ट बाद नाउन और आर्टिकल है तो ये मेन वर्ब के रूप में हो गया, और जब आईएनजी फॉर्म आएगी तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जानने का कि मेन वर्ब के रूप में होगा तो इसके जस्ट बाद आर्टिकल और नाउन होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा जस्ट बाद इसके वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। और एक चीज़ आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर का यूज होता है, इज एम और आर का यूज होता है किसमें, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में। अगर वॉज वर्ब की बात करें तो ये पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में होता है, किसमें, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वॉज वर्ब का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और इसके जस्ट बाद आईएनजी फॉर्म आती है तो ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट यूज पे चलते हैं। बस बी फॉर्म में इतने दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, यही कॉमन कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होगा आगे जाके जो यूजेस हैं। बस यह ध्यान रखना है कि आर्टिकल और नाउन आएगा तो मेन वर्ब के रूप में है, अगर आईएनजी फॉर्म आएगी तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। बस इतना कंसेप्ट आपको पकड़ना है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यूज पे चलते हैं। हैव की फॉर्म की बात करें तो हैज़ और हैव, यहाँ देखो हैज़ हैव दोनों क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैज़ का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है जबकि हैव का प्लूरल के साथ होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी ये दोनों फर्स्ट फॉर्म है, हैड क्या है सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, और हैड ही थर्ड फॉर्म है। अब आप समझ गए होंगे फॉर्म्स के बारे में। अब इनका यूज़ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दोनों रूप में होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूप में इनका भी यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब में हैज़ हैव का कहाँ होता है, ये चीज़ आपको पता होगा। टेंस की बात कर लेते हैं डायरेक्टली। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किसका, हैज़ हैव का होता है। अगर पास्ट की बात की जाए, पास्ट परफेक्ट में हैड का, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हैड का यूज होता है, लेकिन उसके साथ क्या आ जाता है, बीन आ जाता है। अब आप समझ गए होंगे। इनका प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूपों में होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूपों में इनका भी यूज होता है। आइए बारी बारी से इसको समझते हैं, मेन वर्ब के रूप में कैसे होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे होता है। हम पहले देखते हैं कि मेन वर्ब के रूप में कैसे होता है। मेन वर्ब के रूप में पोजीशन यानी कि अधिकार को दर्शाने के लिए हैव की फॉर्म्स का प्रयोग होता है। हैव की फॉर्म्स का प्रयोग होता है क्या के लिए, पोजीशन यानी कि अधिकार को दर्शाने के लिए मेन वर्ब के रूप में होता है। ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बाकी जो पहले वाले में कॉन्सेप्ट पढ़े तो वही चीज़ यहाँ कॉमन रहेगा, बट ये चीज़ आपको बस ध्यान रखना है। अधिकार जताने के लिए क्या करते हैं, हैव की फॉर्म का प्रयोग करते हैं मेन वर्ब के रूप में। एक चीज़ अफर्मेटिव में तीनों का यानी कि हैज़ हैव हैड का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव में हैज़ हैव हैड का प्रयोग होता है किसके रूप में, मेन वर्ब के रूप में। किसके रूप में, मेन वर्ब के रूप में तीनों का प्रयोग होता है, हैज़ हैव हैड का। मेन वर्ब के रूप में एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से कैसे समझ में आएगा। एग्जाम्पल की मदद समझते हैं। पहले एग्जाम्पल देखा जाए तो आई हैव अ कार, यही कंसेप्ट पहले वाला कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। हैज़ यानी कि हैज़ हैव हैड, इनके जस्ट बाद हैज़ हैव हैड के जस्ट बाद क्या आ जाए, आर्टिकल यानी कि ए एन में से कोई सा और प्लस कोई नाउन आ जाए, देन ये किसके रूप में होंगे, मेन वर्ब के रूप में। जब इनके जस्ट बाद क्या आ जाए, आर्टिकल और नाउन आ जाए तो किसके रूप में होंगे, मेन वर्ब के रूप में होंगे। और क्या दर्शा रहे होंगे, पोजीशन यानी कि अधिकार दर्शा रहे होंगे वहाँ पे ये। तो यहाँ पे वही चीज़ देखिए फॉलो हो रहा है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। मेरे पास रखने का मतलब उस कार पे मेरा अधिकार है, ये चीज़ बता रहे हैं वो लोग, वो कार पे मेरा अधिकार है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि वो कार मेरी है, अधिकार जता रहा है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हम क्या जाने हैं कि हैव के जस्ट बाद आर्टिकल ए है देन नाउन है, आर्टिकल ए देन नाउन कार। यहाँ पे तो कार एक नाउन है यहाँ पे, तो आर्टिकल नाउन आया तो किसके रूप में हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हो गया, क्योंकि जस्ट बाद अगर आर्टिकल और नाउन है देन ये मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं, हैज़ और हैव। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। ही हैज़ अ बॉक्स, उसके पास एक बॉक्स है। क्या उसके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स पे उसी का अधिकार है तो उसके पास एक बॉक्स है। यहाँ पे भी वही कॉमन रूल फॉलो हो रहा है। देखिए हैज़ के बाद जस्ट बाद आर्टिकल और बॉक्स एक नाउन है, आर्टिकल ए है देन नाउन है
तो ये किसके रूप में हुआ, मेन वर्ब के रूप में हुआ, क्योंकि इसके जस्ट बाद आर्टिकल और नाउन आया है। और हैड की बात करें, आई हैड अ डॉग व्हेन आई वाज यंग, आई हैड अ डॉग व्हेन आई वाज यंग। ये पास्ट की बात किया कि मेरे पास एक कुत्ता था जब मैं यंग था, तब मेरे पास एक कुत्ता था। ये पास्ट की बात हो रही है, उस कुत्ते पे इसी का अधिकार था, अधिकार भी जता रहा है। और हैड के जस्ट बाद क्या आया देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, आर्टिकल और नाउन आया। देन ये किसके रूप में हुआ, मेन वर्ब के रूप में हुआ। आई होप आप समझ गए कि मेन वर्ब के रूप में कैसे ये यूज़ होते हैं। मेन वर्ब के रूप में जब ये आएंगे, जस्ट इनके बाद मेन वर्ब के रूप में ये तीनों जस्ट आएंगे, जैसे ही इनके तुरंत बाद आर्टिकल प्लस कोई ना कोई नाउन आएगा यहाँ पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं इसमें ध्यान रखना। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखेंगे, उससे पहले एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल हैज़, यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल हैव का एज अ मेन वर्ब प्रयोग होता है। मतलब मेन वर्ब के रूप में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में केवल हैव का प्रयोग होता है मेन वर्ब के रूप में, और किसी का नहीं होता, केवल हैव का होता है। किसमें, जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव, तब मेन वर्ब के रूप में किसका यूज करते हैं, हैव का। एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें समझ में आएगा। ही डज नॉट हैव मनी, देखिए हैव यहाँ पोजीशन दर्शा रहा है, यहाँ भी हैव, और जस्ट के बाद मनी है, मनी एक नाउन है। तो मेन वर्ब के रूप में हैज़ केवल हैव आया, क्यों आया, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। या ना हैज़ आ सकता है ना हैड आ सकता है, केवल हैव ही आएगा जब सेंटेंस नेगेटिव हो, या तो जो सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, तब केवल हैव का ही हम प्रयोग करते हैं एज अ मेन वर्ब, और किसी का यूज़ नहीं करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हैव के फॉर्म्स का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब रूप में कैसे होता है, हेल्पिंग वर्ब रूप में जब आता है तो परफेक्ट एवं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में खाली हेल्पिंग वर्ब रूप में किनका यूज होता है, हैव की फॉर्म्स में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव्स का यूज होता है। अगर पास्ट की बात करें तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड का प्रयोग होता है। किसमें, पास्ट के परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, दोनों के लिए क्या होता है, हैड का प्रयोग होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गई बेसिक बात कि इस टेंस में यूज होता है। जो टेक्निकल चीज़ मैंने बताया था इससे पहले वाले मतलब यूजेस में, वह चीज़ यहाँ भी फॉलो होगी। वहाँ पे वॉज वर इज एम आर के बाद क्या आती थी, एनजी फॉर्म आती थी, और इनके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जब परफेक्ट रूप में केवल हैव और हैड होगा, जस्ट इनके बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर नॉट आ गया बीच में तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पे देखिए नॉट आ गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, उनके बाद देखिए थर्ड फॉर्म यूज हुई है जब परफेक्ट में होगा। बट इनके साथ जब बीन लग जाएगा, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लग जाता है इनके साथ, हैव बीन हैड बीन ऐसे बीन लग जाता है। यहाँ देखिए हैड बीन लगा है तो क्या आ जाएगा, एनजी फॉर्म आएगी। बस दो वर्ब की फॉर्म आएंगी जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होंगे। पहली क्या होगी, हैव की फॉर्म्स के बाद, यानी कि हैव की फॉर्म्स की बात की जाए, पहला पॉइंट ये याद रखना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में कि हैव की फॉर्म्स, मतलब यहाँ पे हैज़ हैव हैड कुछ भी हो सकता है। तो हैव की फॉर्म्स के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है देन ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, जब हेल्पिंग वर्ब रूप में ये सारे होंगे, यहाँ पे अगर हैव हैज़ या हैड, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हैज़ हैव हैड तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इनके जस्ट बाद बीन आए और उसके बाद एनजी फॉर्म आए, तब भी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, क्योंकि क्या हो जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है तीनों का। जब बीन आ जाता है उसके बाद एनजी फॉर्म होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर इनके जस्ट बाद आर्टिकल नाउन आता है तो क्या हो जाता है, मेन वर्ब के रूप में होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। इसकी बात करें तो यहाँ देखिए हैव नॉट आया, देन क्या आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। V3 आया कि नहीं, बीन तो आया नहीं, अगर बीन आया तो एनजी फॉर्म होती है। यहाँ V3 आया, इसका मतलब ये हैव जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। ये टेक्निकल तरीका है जानने का, बाकी तो आपको परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता है तो आपको आराम से जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, लंबे समय से मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। इसका मतलब ये देखिए हैड के जस्ट बाद क्या आया, वीन। जैसे मैंने अभी दूसरा स्ट्रक्चर बताया था, वीन आया देन आईएनजी फॉर्म आ गई कि नहीं वीन के बाद, तो
तो ये भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ यूज है, टेक्निकल तरीका पकड़ने को होगा। बाकी तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है किसका, पास्ट का, तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता टेक्निकल तरीका यही है, हैव हैड हैज़ के बाद बीन आए देन आईएनजी फॉर्म आए तब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये यूज हुआ है। अगर इनके बाद थर्ड फॉर्म आए तब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुए हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यूज पे चलते हैं, थर्ड नंबर, जिसमें हम डू के यूजेस देखेंगे। इससे पहले वर्ब के स्पेशल यूज देख लेते हैं, 2-4 पॉइंट हैं बस। हैव के कुछ यूजेस देख लेते हैं। हैव हैज़ हैड के बाद टू लगा हो तो जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जस्ट बाद क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्या कंडीशन हो, हैज़ हैव के बाद टू हो देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और कोई भी फॉर्म नहीं आएगी यहाँ पे। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, यही गलती आपको मिलेगी। और इसका यूज़ ही क्यों करते हैं, हैव हैज़ के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ करते हैं। इनका प्रयोग दबाव में किए जाने वाले कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब कोई कार्य जो दबाव में किया जाए, प्रेशर में, उसको दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं, हैज़ हैव हैड के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। तब वहाँ से पता चलता है कि ये कार्य दबाव में किया गया है या मतलब किसी दबाव में, प्रेशर में आके किया गया है ये कार्य। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पहला नंबर, आई हैव टू वर्क हार्ड। आई हैव टू वर्क हार्ड, यहाँ पे एक ही टू है। आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करनी होगी। मतलब उसके ऊपर प्रेशर, जैसे आपको प्रेशर अपने फैमिली को, अपने चीज़ों के लेके फ्यूचर को प्रेशर कि आपको हार्ड वर्क करना ही होगा ताकि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर लो, अच्छा बना लो। इसलिए हार्ड वर्क करना ही होगा। यहाँ पे क्या हो गया, उस प्रेशर है, दबाव दिख रहा है, इस मतलब इस वाक्य में क्या दिख रहा है, दबाव, कि मुझे हार्ड वर्क करना ही होगा। यहाँ पे दबाव है, करना ही पड़ेगा। सेकंड एग्जाम्पल दें, सी हैड टू लीव हर जॉब, उसे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए ही थी। मतलब वहाँ पे प्रेशर है, कोई रीज़न हो सकता है, तो उसे अपनी जॉब छोड़ देनी ही चाहिए थी। यहाँ टू के बाद जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये चीज़ आपको बस ध्यान रखना है। और इसका यूज इसलिए करते हैं जब कोई कार्य दबाव में किया जाता है, तब उसको दर्शाने के लिए हैव टू, हैज़ टू इनका यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है हिंदी मीनिंग में। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तो इनके जस्ट बाद टू आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी कंप्लीटली हम इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये टू की प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। यहाँ पे बस इस यूज में केवल एक स्ट्रक्चर पे ध्यान देना आप लोगों को, और कुछ नहीं। ये चीज़ आपको गलती करके एग्जाम में देगा कि यहाँ वर्ब की थर्ड की फॉर्म की बजाय सेकंड फॉर्म कर देगा, फर्स्ट फॉर्म कर देगा, या हैव की बजाय हैड हैड कुछ भी लगा देगा। ये चीज़ आपको बस ध्यान रखना है। तो इस मॉडल, इस स्ट्रक्चर में क्या है कि यहाँ पे मॉडल यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, कोई भी मॉडल होगा उसके जस्ट बाद हम हैव का ही प्रयोग करते हैं बस। ना हैज़ का करते हैं, ना ही हैड का यूज करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हैज़ हैड का यूज नहीं होता मॉडल के जस्ट बाद। मॉडल के जस्ट बाद किसका यूज होगा, अगर होगा भी तो परफेक्ट बताने के लिए मॉडल का परफेक्ट बनता है, इससे परफेक्ट हैव का ही यूज होगा। और हैव आया अगर मॉडल के बाद, उसके जस्ट बाद थर्ड फॉर्म ही आएगी। ये चीज़ आपको दिमाग में सेट कर लेना कि अगर मॉडल के बाद हैव आया देन थर्ड फॉर्म ही आएगी, और कुछ भी नहीं आ सकता वहाँ पे, थर्ड फॉर्म ही आएगी वर्ब की। और एक चीज़ और ध्यान लीजिए, कैन, कुड, मे, माइट के जस्ट बाद, कैन, कुड, मे, माइट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। अगर यहाँ हैव नहीं है बीच में, यहाँ हैव नहीं है, तो इसके जस्ट बाद यहाँ पे केवल फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मॉडल के जस्ट बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बस पैसिव वाइज में कैन, कुड, मे, माइट के बाद क्या आता है, बी आता है मॉडल के बाद, उसके बाद थर्ड फॉर्म होती है मॉडल में। एक कंडीशन ये थर्ड फॉर्म की मॉडल के बाद, वो पैसिव वाइज में हम बात करेंगे। अभी इतना जानिए कि अगर हैव आया तो थर्ड की फॉर्म होगी मॉडल के साथ, और खाली मॉडल उसके बाद जस्ट फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब नेक्स्ट यूज़ पे चलते हैं, जिसमें हम डू की फॉर्म्स को देखेंगे और उसके यूजेस देखेंगे। आइए देखते हैं। डू की फॉर्म्स की बात करें, डू या डज फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकेंड फॉर्म है, देन डन थर्ड फॉर्म है। इसके यूजेस से पहले एक पॉइंट आप माइंड में कर लीजिए, डन हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं यूज होता, केवल मेन वर्ब के रूप में होता है। अभी ये थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब के रूप में खाली डन होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये नहीं आता। ये चीज़ आप देख लीजिए, कहीं भी आपको टेंस में दिखा हो तो बताइए। डू या डस का यूज़ किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, वो भी
नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है, अफर्मेटिव में भी नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में होता है? नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। डिड का भी प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बस। वो भी हेल्पिंग वर्ब रूप में तभी यूज होते हैं ये लोग, और कहीं नहीं। आइए देखते हैं, इनका भी प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूपों में यूज होता है, केवल डन को छोड़ के, क्योंकि डन हेल्पिंग वर्ब रूप में कहीं नहीं दिखा, आपको दिखा हो तो बताना। इनका भी प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूपों में होता है। आइए देखते हैं इनका बारी बारी से यूज मेन वर्ब के रूप में और हेल्पिंग वर्ब रूप में। पहले मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में, स्पेशली अफर्मेटिव की बात करें तो चारों का प्रयोग होता है मेन वर्ब के रूप में। चारों का मतलब डू, डज, डिड, डन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब डज का, नहीं तो प्लूरल है तो डू का। ये चीज़ बस ध्यान रखना और कुछ नहीं। अफर्मेटिव में चारों का प्रयोग होते हैं डू, डज, डन का मेन वर्ब के रूप में। यहाँ भी वही कंसेप्ट फॉलो होगा जो पिछले में पढ़े थे कि इनके जस्ट बाद नाउन आएगा, वहाँ पे आर्टिकल आएगा नाउन, यहाँ पे जस्ट बाद इसके कोई ना कोई नाउन आएगा, ये चीज़ जान लीजिए। इसके पहले हमने देखा था इज, एम, आर का यूज़, मतलब बी की फॉर्म्स का यूज़। उसके बाद क्या आता था? आर्टिकल और नाउन आता था। हैव के जस्ट बाद क्या आता था? आर्टिकल और नाउन आता था, जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होते थे तब। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट होगा, बट यहाँ थोड़ा सा कुछ अलग है पॉइंट। डू, डज, डिड के बाद जस्ट बाद प्रोनाउन आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बस। और ये मेन वर्ब के रूप में किस सेंस में होते हैं? करने के सेंस में, कोई कार्य करने के सेंस में। ही डज हिज वर्क, ही डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया, वो अपना काम करता है, ऐसे करके करने के सेंस में इनका यूज होगा, और किसी रूप में नहीं होगा, मेन वर्ब के रूप में होगा तब। तो इनके जस्ट बाद क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा, तब ये मेन वर्ब के रूप में होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बस। और जाहिर सी बात है, जब अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में होंगे तो इनके जस्ट बाद नॉट आ जाएगा अपने आप। ये तो इंटरोगेटिव में आएंगे, शुरू में आ जाएंगे सेंटेंस के, तब खुद ही पता चल जाए आपको कि हेल्पिंग वर्ब रूप में है ये। अगर इनके बाद नॉट आ गए तब भी पता चल जाएगा आपको कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। तो इसमें ज़्यादा कुछ तीर नहीं मारनी, बस सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। ये देखिए डज के बाद जस्ट क्या है? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि अपना काम करता है, वो अपना काम करता है। यहाँ हिज क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। कोई ना कोई प्रोनाउन आएगा, आपको बताया था इनके बाद। तो डज के बाद यहाँ पे क्या आया? प्रोनाउन आया। तो प्रोनाउन किसके रूप में हुआ? डज यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हुआ, बस आपको ध्यान रखना है। और जाहिर बात आप समझ जाओगे, अगर नेगेटिव आएगा तब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होंगे, इंट्रोगेटिव होगा या शुरू में आएंगे सेंटेंस के तब हेल्पिंग वर्ब रूप में होंगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। दे डू हिज वर्क, वे अपना काम करते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसलिए डू का यूज कर दिया, सिंपल सी बात। और हिज यहाँ पे देखिए वही प्रोनाउन आ गया, सॉरी यहाँ हिज नहीं होगा प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे दे के लिए देयर हो जाएगा, क्योंकि दे का पजेसिव प्रोनाउन देयर होता है। तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ी हो गई, देयर हो जाएगा, ये वाला देयर, THEIR वाला देयर। तो इस सेंटेंस का जो सेंस है, वे अपना काम करते हैं, तो यहाँ डू किस सेंस में आ रहा है? करने के सेंस में आ रहेगा। यही मेन वर्ब के रूप में होता है, बस वो कुछ नहीं होता इसमें। जैसे कि हमने देखा था हैव के यूज़ में, अफर्मेटिव में तीनों को यूज़ करते थे, बट नेगेटिव और इंटरोगेटिव होता था, केवल हैव को यूज़ करते हैं। उसी तरह यहाँ भी अगर सेंटेंस नेगेटिव हो और इंटरोगेटिव हो तो केवल डू का प्रयोग करते हैं एज अ मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब के रूप में किसका यूज़ करते हैं? डू का। तब करते हैं जब सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं। ही डज नॉट, कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव, नॉट से पता चल गया सीधा सीधा। तो देन हम डू का यूज़ किए किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में, हिज वर्क। ही डज नॉट डू हिज वर्क, वह अपना काम नहीं करता है। करने के सेंस में यहाँ मेन वर्ब के रूप में किसका यूज़ किए? डू का सिर्फ यूज़ किया, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव, यहाँ पर न डज आ सकता है, न डीड आ सकता है, न डन आ सकता है, केवल डू आएगा। ये चीज़ ध्यान रखें, कब आएगा? जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा या नेगेटिव होगा, बस आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। सेकंड एग्जांपल। ही डिड नॉट डू हिज वर्क, देखिए यहाँ पे पास्ट का होने के बावजूद भी यहाँ मेन वर्ब डू ही यूज़ करेंगे और कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है पास्ट के नेगेटिव में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बस। खाली अफर्मेटिव में ही हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अब इनका प्रयोग हेल्पिंग रूप में कैसे होता है? हेल्पिंग रूप में इन तीनों का प्रयोग होता है डू, डज, डिड का। डन का नहीं करते हेल्पिंग रूप में, आपको ध्यान रखना है बस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव एवं इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसका इनका प्रयोग होता है? किनका? डू और डज का। जब वो वही पास्ट हो जाए, पास्ट इंडेफिनिट के, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के इंटर और नेगेटिव सेंटेंस में किसका करते हैं? डिड का प्रयोग करते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना, हेल्पिंग रूप में यही तरह ये यूज होते हैं बस, और कहीं नहीं यूज होते हैं। बस सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। ही डज नॉट
गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। देखिए नॉट निगेटिव आया, डस के रूप में, हेल्पिंग के रूप में आया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। और कैसा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। सेकंड एग्जांपल करते हैं, दे डू नॉट नो हिम, वे उसे नहीं जानते हैं। दे प्लूरल है इसलिए डू का प्रयोग किए हैं, क्योंकि प्लूरल अगर सब्जेक्ट है देन हम डू का करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डस का यूज़ करते हैं। और कैसा सेंटेंस देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों जगह इनका यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बस ये ध्यान रखना आपको। पास्ट की बात करेंगे तो इसका, और प्रेजेंट की बात करेंगे तो डू डस का। डिड का पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव यहाँ पे एवं नहीं लिखा, एवं इंट्रोगेटिव आप ऐड कर लीजिए, प्लस इंट्रोगेटिव में प्रयोग होता है। डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। ये चीज़ आपको बस ध्यान रखना और कुछ नहीं। देखिए आई डिड नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं गया था। आई डिड नॉट गो टू मार्केट, तो पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस हो और पास्ट का इंट्रोगेटिव हो तो डिड का हम प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बस इतना आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको चीज़ें समझ आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे इसी पे बेसिस एरर फाइंडिंग की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी 30+ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।